आप सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी। सैटरडे स्टोरी बाय विभा में आज आप सुनेंगे मेरी कहानी सैंडल। मेरी वह गली जिसमें मैं रहती हूँ और जिसमें एक लाइन से एक एक कमरे के घर हैं, हम सभी साम्यवादी जीवन बिताते हैं। किसी चीज़ के लिए कोई ख़ास जगह न बनी हो, किसी व्यक्ति के लिए कोई अलग से व्यवस्था न हो, गोया के सब एक ही रंग में रंगे हुए। अब जैसे लीजिए, आपका जो एक कमरे का फ्लैट है वह दूसरों के लिए चाहे निहायत गंदा हो, गलीज हो, आपके लिए है बड़ा नफीस और आरामदेह। अब आपको नमक से लेकर हल्दी तक और कांच के बटन से लेकर पेंसिल कटर तक सब इसी में मिल जाएंगे। अगर आप या आपके घर के कोई पढ़ने के शौकीन हो या पढ़ने को मजबूर हो, क्योंकि इसके बिना नौकरी नहीं मिलेगी, तो शेक्सपियर के मैकबेथ और प्रेमचंद के गोदान सहित तमाम हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी की किताबें भी आप इसी में पाएंगे। है ना कितनी सुविधा। न कहीं भाग दौड़, न चीज़ों के गुम होने का डर। अब आपको खाना बनाना है तो आराम से कोयला धूंकते हुए या केरासिन की गैस खाते हुए खाना बनाइए। खाना बनाकर बाल बच्चों समेत खाना खाइए और खा पी कर फिर वहीं पोंछ पाछ करके सो जाइए। अब इससे बढ़कर के साम्यवाद आपको कहाँ मिलेगा भला बताइए तो। बड़े घरों में कितनी तकलीफ़ें हैं। एक किचन होता है तो दूसरा कमरा, तो तीसरा स्टोर, तो चौथा डाइनिंग रूम, तो पांचवा छठवां गेस्ट रूम, बेडरूम और जाने क्या क्या। अब इतने बड़े घर की सफाई करो सो अलग। और कभी चावल का भंडार स्टोर से निकल कर किचन में चला गया, तो कभी नमक का डब्बा डाइनिंग रूम में घुस गया। अब ड्राइंग रूम की चीज़ें आपने कभी बेडरूम में रख दी और मैगजीन्स सेल्फ के बजाय किचन के स्लैब पर छोड़ दिया, और मूर्ख नौकर ने उसका पन्ना फाड़ कर आराम से मुन्ने के लिए नाव बना दी। भाई तौबा, कितनी मुसीबत है। अरे इससे तो कितना अच्छा है अपना ये घर। न सफाई की फिक्र, न चीज़ों के गुम होने का डर। चलिए आइए आते हैं अब असली मुद्दे पर। चूँकि ऊपर के वर्णन से आपको मेरी हैसियत का अंदाज़ा तो लग ही गया होगा, इसलिए अब अधिक उस पर नहीं बोलना। एक समस्या है मेरी, सैंडल की। भाई पेट चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। सो जगह जगह आवेदन किया, कॉल लेटर एक जगह से आया। अब मैं चाहती हूँ कि यह नौकरी मुझे मिल जाए। इंटरव्यू में 1.5 महीने की देर है, तब तक कुछ तैयारी जमकर ऐसी होनी चाहिए कि यह नौकरी हाथ से न जाने पाए। लीरा से मेरी दोस्ती कृष्ण सुदामा सरीखी है। जाने किस धातु की बनी है वो कि उसे मेरी हर चीज़ पसंद आ जाती है। अरे मेरी सूती हैंडलूम की सस्ती साड़ियों पर वो तो जान जैसे देती रहती है, और मुझे पहना देती है अपनी कीमती कीमती साड़ियाँ। मुझे वैसे लगता है कि इतनी कीमती साड़ियाँ मुझ पर शोभा नहीं देती होंगी, लेकिन मैं हर बार चुप रह जाती हूँ। दरअसल इसी बहाने अच्छी साड़ियाँ मिल जो जाती हैं पहनने को, और फिर मैं वैसे उतनी बुरी भी तो नहीं। पाउडर के डब्बे वाले आईने में कई कोणों से खुद को देख चुकी हूँ। लीरा के आदमकद शीशे में भी खुद को परखा है, और मुझे विश्वास होता है कि अगर एक अच्छी आजीविका मिल जाए तो मैं भी पलट जाऊंगी। मेरे चेहरे से भी गरीबी के धब्बे हट जाएंगे, जिससे मेरा चेहरा हर मध्य निम्न वर्गीय लड़कियों की तरह धुंधलाया हुआ नहीं लगेगा। भले मैं लीरा जितनी खूबसूरत और डेलिकेट ना दिखूं, खराब भी नहीं दिखूंगी, लेकिन मुझ में और लीरा में एक ही अंतर है। लीरा में है एक बेलौस बेफिक्री का अंदाज जिसे मेरे अभावों ने मुझसे छीन लिया है। लीरा अपने नामकरण की बात बड़े मज़ेदार ढंग से बताती है। पता है, जिस समय मैं माँ के पेट में थी, मेरे शहर में अचानक दंगा हुआ। माँ बाप सब पुलिस की लारी में बैठ करके सुरक्षित जगह को जा रहे थे कि मैं हो गई। लारी में पैदा होने के कारण सब मुझे लारी ही कहने लगे। बाद में पापा ने उसका आधुनिकीकरण कर दिया लीरा। मैं सोचती हूँ कि यह आधुनिकीकरण सभी जगह ज़रूरी है, और उसी के लिए ज़रूरी है ये सैंडल, जो मुझे पूर्ण आधुनिका करार दें। वे हवाई चप्पल से तो घिसी पिटी लड़की ही दिखूंगी, बहन जी टाइप, और फिर लीरा की कीमती साड़ियों के साथ हवाई चप्पल। वो गांव देश की कहावत है ना, ऊपर से फिट फाट और नीचे से मकामा घाट। 1-2 बार चक्कर लगाई सैंडल की दुकान पर, भरे मन और खाली बटुए के साथ। इस बीच मैंने 1-2 ट्यूशन पकड़ लिए,
मध्यवर्गीय लड़कियों के लिए इससे अधिक सभ्य पेशा और कोई है भी तो नहीं ना। बच्चों का कहरा पढ़ाने, गुना भाग समझाते गला दुख जाता तो आंखों के आगे वही सैंडल उभर आती जिसे मैं दुकान में देख कर आई थी। गले का दर्द भूलकर मैं फिर पढ़ाने लगती। शायद भगवान भी उस समय मेरी इच्छा पूछता तो मैं सैंडल का ही वरदान मांगती। असल में सैंडल मेरे उस स्टेटस से जुड़ गया था जो भावी था और जिसकी संभावना भी पानी की मछली की तरह था। मगर मैं खुद को उसमें फिट करना चाह रही थी। अब मैंने अपने पैरों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। सप्ताह में एक बार चेहरे पर भाप लेने लगी थी और पैर गर्म पानी से साफ करने लगी थी। झावे से रगड़ कर नींबू का छिलका घिसती ताकि मेरे पाँव सैंडल के अनुरूप हो सके। मैं सोचती कि वह सैंडल मेरे पाँव में कितना सुंदर लगेगा। लीरा के पास भी एक से एक सैंडल है, मगर उसके पैर छोटे हैं, मेरे बड़े। अन्यथा हो सकता था कि मुझे समस्या का सामना ही न करना पड़ता। इधर मेरे पैर बड़े खूबसूरत हो गए थे। इंटरव्यू का दिन भी नज़दीक आता जा रहा था। खुदा खुदा करके ट्यूशन के पैसे मिले। अब सबसे पहला काम दुकान पर जा कर के सैंडल खरीदना था, जिसे सबसे पहले लीरा को दिखाना था। उससे एक मैच करती साड़ी लूँगी, पर्स भी ले लूँगी। फिर मैं कैसी लगूँगी? बाल खुले ही ठीक रहेंगे। नहीं, अधिक ग्लैमरस हो जाएगा। सीधी सादी 2 चोटी ही अच्छी रहेगी। मुझ पर फपती भी है। और अगर सिलेक्शन हो गया तो फिर जैसे मर्जी आऊँ जाऊँ, लेकिन पहला तो इम्प्रेशन है ना, बनाना होगा ना। अब मेरा अधिकांश वक्त इन्हीं सबको खोजने में, सोचने में गुजरने लगा। रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पढ़ने लगी थी। खाली हिंदी बोलने से तो चलेगा नहीं और अंग्रेजी से रोब रहता है। मैं अपना रोब बनाने, निर्माण करने में लीन हो गई किसी साधक बच्चे की तरह। अब आप इसे मेरी महत्वाकांक्षा कह लें या पागलपन, मगर सच तो ये है कि मैं अपने इस घुटे घुटे माहौल से तंग आ गई थी और एक खुली सांस लेना चाहती हूँ। अभी मेरे हाथों में ट्यूशन के पैसे हैं। कल ही मेरे इंटरव्यू का डेट भी है। सब कुछ तय कर रखा है। लीरा की साड़ी और पर्स रहेंगे ही, 2 चोटी और एक छोटी सी बिंदी, पैरों में सैंडल। हाँ, नई सैंडल से पैर कट भी जाते हैं, लेकिन ये सब तो केवल सुना ही हुआ है, क्योंकि बाबूजी ने कभी भी हवाई चप्पल से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। लीरा के मुख से ही सुना था। फिर उसके पैर भी देखे थे, कभी फफोले पड़ जाते तो कभी कट जाते हैं। मुझे तो इस अभिशाप में भी राजा दशरथ जैसा ही वरदान नज़र आ रहा था। सैंडल तो हो जाए पहले, उसके बाद पैर कटे, पीठ फटे, जो कुछ भी हो कुछ वैसा ही जैसा श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा श्राप दिए जाने पर दशरथ प्रसन्न हुए थे। पहले पुत्र हो तब तो पुत्र वियोग। पुत्र जन्म की खुशी तो मना ली जाए, पुत्र विछोह तो बाद की चीज़ है। बस से उतरने के बाद 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था दुकान तक का। मैं आज एक झटके में पहुंच जाना चाह रही थी। इतने दिनों से मन निश्चिंत था कि सैंडल कोई नहीं ले जाएगा, लेकिन आज लग रहा था कि क्या पता कोई खरीद ही ले जाए। मैं ही पहले पहुंच जाऊं तो कैसा रहे। सोचती हूँ कैसी हो जाएगी चाल मेरी, शायद और अधिक स्मार्ट लगूं सैंडल पहनकर। चलने की कल्पना से थोड़ी अकड़ आ गई थी कि खिलखिलाहट से चौंक गई। 2 लड़के जो शायद बस में से ही मेरी गतिविधियों को देख रहे थे, मेरी इस हरकत से ठठा पड़े और मैं बुरी तरह झेंप गई। झेंप मिटाने के लिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी कि हवाई चप्पल का फीता फटाक से टूट गया। मन रुआसा हो गया। जितनी जल्दी दुकान पहुंचना चाह रही थी उतनी देर हो रही थी, पर नज़र उठाकर देखा तो दुकान सामने थी। संतोष हुआ। मोची से टाँके दिलवाए और दुकान में दाखिल हो गई। लेकिन ये क्या, मन को तो भूकंप का ऐसा झटका लगा कि बस। शोकेस में सैंडल तो थी ही नहीं। सेल्समैन से पूछा, बोला अभी 5 मिनट पहले एक मेम साहब उसे ले गई। आप बैठिए, मैं आपको दूसरा दिखाई देता हूँ। कलेजे को संभालते हुए मैंने कहा, दिखाइए, लेकिन उसी डिज़ाइन और उसी रंग में। वो मुझे बेहद पसंद है। सेल्समैन 1 घंटे तक परेशान होता रहा।
मैं लुटे पुटे भाव से उसकी ओर ताकती रही। उसने दूसरी दुकानों में भी पता लगवाया। अंत में उसने चाय पिलवाई और बड़े अफसोस के साथ कहा, सॉरी मैम, अगर आप कोई दूसरा डिज़ाइन चाहें तो नो थैंक्स। थके थके कदमों से वापस होना ही चाह ही रही थी कि एक नौकर दुकान में घुसा। बधाई मैडम, आपकी मनपसंद डिज़ाइन मिल गई। मैं तो ताज़ा खिले फूल जैसी हो आई। खुशी के मारे कुर्सी पर बैठने लगी तो लड़खड़ा गई। सैंडल एक साइज छोटी थी। असमय पेड़ से टूटे पत्ते की तरह मैं हो आई। और आज मेरे सामने दो ही विकल्प हैं, या तो मुकामा घाटी बनकर जाऊं या फिर लीरा की ही कोई सैंडल ठूंस ठांस कर पैरों में अटा लूं। बाद में जो होगा देखा जाएगा। मुझे दूसरा विकल्प अधिक सार्थक लगा। अब ये किसी को पता थोड़े नहीं लगेगा कि मैंने किसकी सैंडल पहन रखी है। पहन तो मैंने वैसे लीरा की भी साड़ी रखी है, फिर सैंडल में क्या हर्ज है। अधिक से अधिक साड़ी ही काफ़ी लटका कर व नीचे करके पहन लूँगी, जिससे सैंडल और पैरों का अनमेलपन छुप जाएगा। आखिर स्टेटस बनाने के लिए कुछ न कुछ सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है। अब मुझे लीरा की सैंडल पहनकर जाते हुए कोई घिन नहीं लग रही थी। बस अफसोस हो रहा था तो इतना कि 2-3 दिन पहले से इसे पहनकर चलने की प्रैक्टिस कर लेती तो आज चलने में ये लड़खड़ाहट तो नहीं आती। लेकिन फिर भी। तो ये थी मेरी कहानी कॉकरोच। और कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस कहानी में कोई अच्छी सी बात है तो अपने कमेंट YouTube पर ज़रूर कीजिएगा। अपनी राय से हमें ज़रूर वाकिफ़ कराइएगा। अगले शनिवार को फिर किसी एक नई कहानी के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद, शब खैर। और हाँ, चलते चलते अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।